तो शहर के संग्राम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रीनू। निकाय चुनाव के लिए मतदान लगातार जारी। 151 नगरीय निकाय के लिए वोटिंग चल रही है। बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं और इसी बीच चर्चाओं का दौर शुरू करते हैं, जहां पर रायपुर स्टूडियो से कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह जी और साथ ही ब्रजेश नाथ पांडे बीजेपी प्रवक्ता हैं, आप जुड़ गए हैं। ब्रजेश नाथ जी, आपके पास सबसे पहले आऊंगी। उस वक्त बात हो रही थी लेकिन बड़ी खबर आ गई थी। अब जैसा कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, जो घोषणा पत्र हमने देखा है, उसमें भी बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है। बीजेपी का जो हमने मैनिफेस्टो देखा है उसमें भी बहुत कुछ ज्यादा खास नहीं है। अभी जरूरत है स्वास्थ्य की, शिक्षा की, सड़कों की, नाली की, पानी की, बिजली की, शिक्षा की। ये मुद्दे कहीं भी नहीं देखे गए घोषणा पत्र में। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये तो घोषणा पत्र देखने के नजरिए से पता चलेगा। अच्छा। घोषणा पत्र में निश्चित तौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई के ऊपर है, पीने के पानी के ऊपर है, सारे चीज़ों का उल्लेख है। भारतीय जनता पार्टी के में घोषणा पत्र में हर घरों में नल लगाया जाएगा। इसके बाद है स्वच्छ पानी मिले, इसलिए शहर की सफाई के लिए हर चीज़ की व्यवस्था है। कोई भी चीज को छोड़ा नहीं गया जो आम नागरिक के मूलभूत आवश्यकताओं के ऊपर निर्भर है, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव जो है व्यक्तियों के, आदमियों के मूलभूत आवश्यकताओं के ऊपर निर्भर रहता है। इसलिए मूलभूत आवश्यकता ही स्थानीय निकाय चुनाव का पहले महत्वपूर्ण स्थान है उसके लिए। तो निश्चित तौर पर हमने अपने घोषणा पत्र में हर चीज को महत्व दिया है अलग अलग स्थानों पर। जी, आपके घोषणा पत्र में जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे विभिन्न सेवाएं जो है मोबाइल ऐप के जरिए दी जाएंगी। कांग्रेस का कहना है कि भाई हम कागज सीधे तौर पर आपके घर तक पहुंचाएंगे। जनता को इनसे कोई सरोकार नहीं है। एक बार की बात है, पूरी कर ली जाएंगी, जाकर वो अपना काम करवा लेंगे। यहाँ पर अक्सर ये देखा जाता है कि बहुत सुंदर साज सजावट करने की कोशिश की जाती है और यथावत जो मुद्दे रहते हैं, चाहे वो बीजेपी की 15 साल की सरकार हो, चाहे अभी कांग्रेस की 1 साल की सरकार हो, वो मुद्दे गायब है दोनों ही मैनिफेस्टो से। आरपी सिंह जी, आपसे सवाल है। जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, थोड़ा फिर से पूछिएगा सवाल। जी, मेरा सवाल यही है कि आपके जो मुद्दे हैं, जो घोषणा पत्र तैयार किया गया, पढ़ के सुना दूं क्या एक बार? जैसे कि इंदिरा गांधी हरित अभियान के तहत वृक्षारोपण करने की बात कही गई है। वृक्षारोपण तो वैसे भी प्रदेश सरकार करती है, आधे वृक्ष तो पहले ही खत्म हो जाते हैं। शहरी इलाकों में जवाहर जिम योजना की शुरुआत करने की बात कही गई है। वो भी रहते हैं, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है जो जिम जाएंगे भी। अच्छा खासा बजट भी आता है, गायब भी हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। महात्मा गांधी शहरी सम्मान योजना की बात की जाती है, भूषण अवार्ड दिया जाएगा, नगर शिक्षक अवार्ड दिया जाएगा, नगर खिलाड़ी अवार्ड दिए जाएंगे। इतना बड़ा छत्तीसगढ़ का ग्राउंड है, खेल का मैदान है, वही दुरुस्त नहीं है। वहां पर मैच नहीं हो पाते हैं, खेलकूद नहीं हो पाते हैं, खिलाड़ियों को वहां पर व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती हैं, शौचालय नहीं मिल पाते। इससे बड़ी बात क्या बोलूं मैं। और ऐसे तमाम जो घोषणा पत्र में बिंदु रखे गए हैं, वो कहीं से कहीं तक एक पढ़े लिखे व्यक्ति के समझ से तो परे हैं। देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में हमने एक बात सीखी जी कि मोदी जी जब रेडियो पर या टेलीविजन पर आते हैं तो मन की बात करते हैं। हमने तय किया था हम काम की बात करेंगे। तो काम की बात यदि आप करने जाएंगे तो सबसे पहले जरूरी है कि आप काम की बात जनता से सुने और जनता के काम की बात को सुनकर आप काम उनके करें। इसीलिए हमने घोषणा पत्र नहीं बनाया अपना, अच्छा, जन घोषणा पत्र बनाया। 27 जिलों में गए, लोगों से मिले, हर वर्ग से मिले, हर समुदाय से मिले, पूछा आप क्या चाहते हैं, और उनसे जो सलाह निकल कर सामने आई वो हमारे मैनिफेस्टो में 36 प्रमुख बिंदुओं के रूप में दर्ज है, जिसमें से 1 साल के कार्यकाल में हमने 24 बिंदु पूरा कर दिए हैं। 12 बिंदु बचे हुए जिस पर हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं जी। वैसे ही जब हम इसके लिए घोषणा पत्र बनाने की समिति बनी, उसकी बैठकें हुई, तो सभी जनप्रतिनिधियों को कहा गया कि अपने क्षेत्र के लोगों से बात करें और बात करने के बाद उनकी क्या आवश्यकताएँ हैं उसको उसमें रेखांकित करें, और जो जनता की इच्छा है वही घोषणा पत्र हमारा होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के साफ निर्देश थे, उनके निर्देश का ही पालन करके हमने बनाया। आपने कहा वृक्षारोपण, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा जी। वृक्षारोपण पिछले 15 साल के दस्तावेज मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, लेकिन आपसे निवेदन करूंगा कि अपने रिपोर्टर्स को लगाइएगा जी कि पिछले 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने कितने भूभाग में वृक्षारोपण कराया है और कितने पेड़ जिंदा बचे हैं। मेरा दावा है आपके सामने कि इस पूरे प्रदेश का जितना क्षेत्रफल, उससे ज्यादा कागजों पर वृक्षारोपण सरकार करवा चुकी है। और आलम क्या है, अब किसी से छुपा नहीं है। तो ये जो सलाह आई थी वृक्षारोपण कराने की, ये जनता के बीच से आई थी, और इसलिए आई थी कि अभी आप देख रहे हैं दिल्ली का क्या हाल है। लोग ऑक्सीजन की बोतल खरीद रहे हैं,
अपने अपने घर में जैसे पानी छापने का, साफ करने का आरओ लगाते हैं, अब हवा को छानने की मशीनें लग रही हैं। तो हम नहीं चाहते वो नौबत यहाँ आए, और हम यहाँ पर शहरों में भी वृक्षारोपण करेंगे। आप याद कीजिए, जो हमारी सरकार थी 2000-2003 तक, तो हमने एक योजना चलाई थी, इंदिरा हरियाली सहेली योजना, और उस योजना में जो वृक्षारोपण हुआ था, मैं खुद जहाँ रहता हूँ, उस योजना के लगाए गए कम से कम 2000 से ज्यादा वृक्ष आज भी जीवित हैं। तो ये हमारे और बीजेपी के काम करने का तरीके में अंतर होता है। हम किसी को सपना नहीं दिखा रहे कि हम शहर को सिंगापुर बना देंगे, स्विट्जरलैंड बना देंगे, चांद को आसमान पर लाएंगे। नहीं लाएंगे साहब, नहीं लाएंगे। हम आपके लिए पीने का साफ पानी देंगे, आने जाने के लिए अच्छी सड़कें देंगे, आपके बच्चे का अच्छी शिक्षा दीक्षा, उसके लिए अच्छा स्कूल देंगे, आपके स्वास्थ्य की चिंता हम करेंगे। इसीलिए आप देखिए, आयुष्मान योजना मोदी जी ने लॉन्च की थी, 4.5 लाख रुपए राज्य सरकार देती है, 50,000 रुपए केंद्र सरकार, नाम होता है मोदी जी का। हमने योजना में तब्दीली की, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना लेके आए, जिसकी अधिकतम सीमा है 20 लाख। और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी होती है आपके चैनल पर कि प्रदेश के सबसे बड़े चैनल पर मैं आपके दर्शकों को बताता हूं कि हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा राज्य जहां पर अपने ही नागरिकों के इलाज के लिए अधिकतम सीमा 20 लाख किसी राज्य ने तय की है, तो हम हैं। हमने जो छोटे छोटे काम किए हैं, उन कामों को भी लेकर हम जनता के सामने जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, 400 यूनिट तक फ्लैट, कोई स्लैब नहीं, 400 यूनिट तक, अमीर हो गरीब हो, सबका 400 यूनिट तक का बिजली बिल हमने हाफ कर दिया है। 5 डिसमिल तक की रजिस्ट्री, जो छोटे परिवार खरीदते हैं छोटे टुकड़े, उसकी रजिस्ट्री सालों से भारतीय जनता पार्टी ने बंद करके रखी थी ताकि पूंजीपति मित्रों को फायदा मिले। अच्छा। हमने आते ही साथ उसमें से रोक हटाई, और 1 लाख से अधिक रजिस्ट्रियां इस 10 महीने में हुई है। व्यापारी भाइयों के लिए गुमास्ता लाइसेंस होता है, बीजेपी सरकार में नियम था कि हर साल उसका रिन्यूअल कराइए। हमने कहा नहीं साहब, व्यापारियों को परेशान मत कीजिए आप, एक बार उसका रिन्यूअल होगा तो जिंदगी भर के लिए वही रहेगा। ऐसे तमाम बातें हैं, 35 किलो चावल देने की बात हो, चाहे स्थायी पट्टा देने की बात हो। ठीक है, आप अपनी घोषणाओं की, आप अपने कामों की बखान कर रहे हैं। अभी पूर्वी सीएम रमन सिंह जी से बात हो रही थी, तो उनका यह कहना था कि हमने जो योजनाएं चलाई थी अपनी 15 साल की सरकार में, उसको तो बंद किया ही किया, और खुद भी कुछ नया नहीं करके दिखा है, प्रदेश को और पीछे लाकर छोड़ दिया है। एक बार फिर से बोलेगा, आवाज बहुत ज्यादा आपकी को हो रही है जी। पूर्व सीएम रमन सिंह जी से बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, तो उनका यह कहना था कि हमने जो योजनाएं पिछले 15 सालों में शुरू की थी, उनको तो बंद कर दिया, खुद भी कुछ नया लेकर नहीं आए हैं, जनता परेशान है, प्रदेश को और पीछे कर दिया गया। देखिए, रमन सिंह जी का जो कहना है वो उनके निजी विचार हो सकते हैं। दरअसल परेशान रमन सिंह जी हैं, उनकी पार्टी के लोग हैं। विकास किसका रुक गया है? लेकिन चर्चा के दौरान काफी खुश नजर आ रहे थे आरपी सिंह जी, बड़ा मुस्कुरा रहे थे वो जी। हाँ, उनकी मुस्कुराहट का मैं स्वागत करता हूँ, ईश्वर उनको प्रसन्नचित रखे, ऐसे ही मुस्कुराते रहें। सत्ता में थे तो आपने क्या भी उनको मुस्कुराते हुए देखा? हमने तो नहीं देखा। तो हमारी सरकार आने के बाद वो हमारे कामों से इतने खुश हैं कि हमारे बारे में जब बात करते हैं तो मुस्कुराते हैं। ईश्वर भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को साथ खुश रखे, प्रसन्न रखे, और उनका आशीर्वाद, उनकी दुआएं हमको मिले कि हमारी सरकार ऐसी काम करे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही क्यों, आम जनता भी जिस तरीके से मुस्कुरा रही, खिलखिला रही हो, मुस्कुराए। जी बिल्कुल। ब्रजेश नाथ जी, देखा गया है जितने भी बड़े नेता पहुंचे थे जनता के बीच में बातचीत करने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए, अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने के लिए, सारे मुद्दे केंद्र के जुड़े हुए थे। प्रदेश सरकार के जो मुद्दे हैं उनको लेकर तो बहुत कम चर्चाओं में हमने देखा है। हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने भी जितना सुना, अब सवाल यही है कि क्या स्थानीय मुद्दे गायब थे उस वक्त? केंद्र सरकार के मुद्दे लाके रखने की जरूरत तो थी नहीं, मुझे ऐसा लगता है, जनता को भी ऐसा लगता है। जमीन पर बीजेपी के पास वो मुद्दे हैं ही नहीं बात करने के लिए जिन पर वाकई में बात करनी चाहिए, या फिर वो मान चुकी है कि पिछले 15 सालों में हमने ऐसा क्या किया है जिसको लेकर बखान करने की जरूरत है, यह करना चाहिए, और जिस पर जनता हमारी तरफ बढ़ेगी। देखिए, आपने भी कुछ सवाल पूछे भाई आरपी सिंह साहब से, लेकिन वो भी केंद्र सरकार की ओर चले गए, आयुष्मान योजना और नरेंद्र मोदी जी की तरफ। जी मैं बताऊं, इन्होंने एकदम सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्य करने का तरीका अलग है और कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है। आप देखिए, देश के पूर्व गृह मंत्री, वित्त मंत्री जेल में हैं, गमले में गोभी और टमाटर उगा रहे हैं। तो ये अंतर निश्चित तौर पर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में, निश्चित तौर पर अंतर है। क्योंकि हमारे यहां भ्रष्टाचार का एक आरोप बता दीजिए आप,
सोनिया गांधी जी बेल पर हैं, राहुल गांधी जी बेल पर हैं। ये मैं गलत बोल रहा हूं तो बताएं आप, ऑन रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। इसका जवाब आरपी सिंह जी देंगे। इस तरह का आरोप लगाना कांग्रेस का काम है। हम तो स्पष्ट दिखा रहे हैं कि देखिए क्या स्थिति है भ्रष्टाचार की। अब आता हूं छत्तीसगढ़ में। आप कह रहे थे इसका आयुष्मान योजना की बात कर रहे थे। आपने हमारे विभिन्न योजना अलग अलग थी, महिलाओं के लिए अलग थी, छोटे बच्चों के लिए अलग थी, पुरुषों के लिए अलग थी, और आयुष्मान योजना एक अलग था स्मार्ट कार्ड के अलावा। आपने उन सारी योजनाओं को मिलाकर एक 20 लाख का पैकेज दे दिया। यदि और हर मद का पैसा दूसरे मद में खर्च करेंगे आप। यदि किसी बालक की तबीयत खराब हो गया और उस मद का पैसा आपने खर्च कर दिया है 20 लाख में, तो उस बच्चे को कहां से मिलेगा इलाज? हमारी योजना थी बच्चे का पैसा बच्चे में ही खर्च हो जी। ये अलग अलग सोच, ये तमाम सवालों का जवाब आरपी सिंह जी देंगे, बिल्कुल देंगे। महिलाओं का पैसा सुरक्षित रहे। वक्त एक ब्रेक का है, हम ब्रेक के बाद ये चर्चा लगातार जारी रखेंगे। आरपी सिंह जी तैयार रहिएगा सवाल के जवाब के साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि चर्चा लगातार चल ही रही थी, एक बार फिर से रुक करते रायपुर स्टूडियो का। अभी ब्रजेश नाथ जी बोल रहे थे जिस तरीके से कि भाई इंदिरा गांधी जब थी उस समय से लेकर अभी तक में आप देख लीजिए कितने घोटाले हुए हैं। आप बीजेपी की सरकार का एक घोटाला बता दीजिए तब मैं जानूं। आरपी सिंह जी, ये आप ही से सवाल है, यदि घोटाले आपको पता है तो आप बताइए। देखिए, चूंकि बात छत्तीसगढ़ की हो रही तो मैं यहीं से शुरुआत करता हूं। बिल्कुल। ब्रजेश पांडे जी व्यवसाय से वकील हैं, मैं पत्रकार रह चुका हूं, तो कमोबेश दोनों लोग होशियार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा हम दोनों मान के चलते हैं। उन्होंने जेल बेल की कहानी सुनाई। ये सच है कि हमारे पूर्व गृह मंत्री आर्थिक मामलों के आरोप पर आधार पर आरोपी बनाए गए थे, वो जेल में थे, जमानत हो गई है। इनकी पार्टी के भी पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जेल में है बलात्कार के मामले में। तो अपराध की प्रवृत्ति समझिएगा, एक के ऊपर आरोप है आर्थिक अपराध का, दूसरे के ऊपर है अपनी पोती की उम्र की बेटी से बलात्कार करने का। तो ये अपराध की प्रवृत्ति है। अब मैं फिर आ जाता हूं छत्तीसगढ़ में। इन्होंने जेल और बेल की बात की। मुख्यमंत्री के पुत्र पूर्व सांसद चिरंजीव अभिषेक सिंह बेल पर हैं। हाई कोर्ट से उनके खिलाफ अपराध दर्ज करने का आदेश हुए हैं, बाद में उस पर कानूनी रोक भी लगी है। दूसरा, उनके दामाद आदरणीय पुनीत गुप्ता जी, मुख्यमंत्री के दामाद, बेल पर हैं। इस सरकार में डॉक्टर रमन सिंह के सबसे करीबी रहे राजेश मूणत जी, जो कि मंत्री रहे 15 साल, वो बेल पर हैं। और अभी तो 1 ही साल हुआ है साहब, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। जैसे ही थोड़ा सा फंदा कसता है तो चिल्लाने लगते हैं बदलापुर बदलापुर। अब भ्रष्टाचार की बात मैं बताता हूं आपको, पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र राज्य कोई है तो छत्तीसगढ़ है, जहां के मुख्यमंत्री ने अपने कार्य समिति की बैठक में, फिर से दोहराता हूं, प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कहा कि बस 1 साल के लिए कमीशन खोरी बंद कर दीजिए, 20 साल सत्ता में रहेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डॉक्टर रमन सिंह जी के बयान थे कि 1 साल कमीशन खोरी बंद कर दीजिए। तो अब इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए कि जो व्यक्ति 15 साल मुख्यमंत्री रहा वही इस बात को स्वीकार कर रहा है कि हम कमीशन खोर लोग हैं, 1 साल कमीशन खोरी बंद कर दीजिए जी। इसके पहले इंटरप्ट हो गया तो शराबबंदी की बात हम लोग कर रहे थे। मैडम मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं सारे विषय पर आता हूं। जब मोदी जी ने नोटबंदी की थी उसके बाद यहाँ कैबिनेट की बैठक हुई, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे। यहाँ के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज की खबर है, अगर जूम हो सके तो जूम करके दिखवा दीजिए, तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें लिखा है रमन सिंह का बयान। उन्होंने कहा कि करेंगे शराबबंदी चाहे हार जाएं, बांटेंगे नहीं शराब रमन सिंह जी। तो शराबबंदी का सपना आपने दिखाया था साहब, और बंद करने की बात भी आपने की थी। ठीक है, तो 15 साल में आप शराबबंदी नहीं कर सके। हम सब उम्मीद करते हैं कि हम 1 साल में कर दें। दूसरी बात मैडम, छोटी सी, थोड़ा जल्दी से। हमने शराब बंद करने के लिए कमेटी बनाई तो ब्रजेश पांडे जी को आपत्ति हो रही थी। कमेटी इनकी पार्टी ने बनाई थी, इनकी सरकार ने बनाई थी, और कमेटी की शराबबंदी को लेकर अनुशंसा क्या थी मैं आपको बताता हूं कि शराब दुकानों में शराब बेचने के काउंटर बढ़ाए जाएं, बारों को ज्यादा संख्या में लाइसेंस दिए जाए। इनकी कमेटी की अनुशंसा थी। और हमारी कमेटी में हमने जब कहा कि बीजेपी के 2 नेताओं के नाम दे दीजिए, तो शराबबंदी को लेकर इतने गंभीर है ये
कि आज तक इनके 2 जनप्रतिनिधियों के नाम बीजेपी ने हमको लिख कर नहीं दिए हैं, क्योंकि ये चाहते नहीं शराबबंदी हो। ठीक है, जितने कोचिए हैं ठीक है, वो नहीं चाहते, लेकिन अभी तो सत्ता में आप है ना, कांग्रेस है सत्ता में। आपने भी अपने घोषणा पत्र में बोला था, अपने वचन पत्र में आपने भी वादा किया था, और यही कारण है कि महिलाओं ने, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं ने, आदिवासी महिलाओं ने बड़े चढ़कर बहुमत के साथ कांग्रेस को सत्ता में लेकर आई। लेकिन अभी भी शराबबंदी कहां हो रही है सर? 1 साल हो गए, शराबबंदी हुई नहीं है, घटनाएं सामने आ ही रही हैं, यहां तक कि ठेके बढ़ा दिए गए हैं। अब तो लाइसेंस देना भी बहुत आसान कर दिया जा रहा है। मैं बताऊंगा आपकी जानकारी के लिए बता दूं, घोषणा पत्र 1 साल का नहीं होता है मैडम, 5 साल का रोड मैप होता है। अच्छा। और हम शराबबंदी को लेकर इतने गंभीर हैं कि हमने शराब की दुकानों की संख्या में कमी की है और 25% की बिक्री शहरी क्षेत्रों में कमी दर्ज की गई है। तो हम लगातार उस दिशा में बढ़ रहे हैं। और मैं फिर कहता हूं आपके सामने कि इस सरकार का कार्यकाल समाप्त होने से पहले भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना विरोध कर ले, हम शराबबंदी करके रहेंगे। यहां शराब नहीं बिकेगी इस कार्यकाल के समाप्त होने से पहले। चलिए, इस बात को मैं भी याद रखूंगी, आप भी याद रखिएगा, ब्रजेश जी भी याद रखेंगे। देखते हैं कब तक शराबबंदी होती है, क्योंकि ऐसा ना हो कि अगले 4 साल, चूंकि 1 साल तो पूरे हो चुके हैं, अगले 4 साल बाद जब फिर से चुनाव हो तो फिर से आपका यही कहना हो कि अभी हम इस बार शराबबंदी करेंगे। अभी नहीं कर पाते क्योंकि अभी अध्ययन चल रहा था, क्योंकि सीएम भूपेश बघेल ने भी कहा है कि पहले हम अध्ययन करेंगे, उसके बाद शराबबंदी करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो सुना आपने यहाँ पर, हालांकि मुद्दे तो कई सारे हैं, लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। चर्चाएं भी लगातार जारी रहेंगी, अपडेट भी आपको लगातार पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।